हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी और इसके साथ जो जीआईसी का एग्ज़ाम होने वाला है 14 जून को जीआईसी का जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं बॉटनी। और बॉटनी में भी हमारा टॉपिक है एंजियोस्पर्म। फ्रेंड्स, एंजियोस्पर्म में हम लोग अभी तक 50 क्वेश्चन कंसिडर कर चुके हैं। आज उसके आगे के वीडियो देखेंगे। यहाँ तक का जो वीडियो था, यहाँ तक की जो क्लास थी वो कल मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया था। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो हमारे इसी चैनल पर जाइए और उन सारे वीडियो को भी ज़रूर देखिए। आज का हमारा ये जो वीडियो है, हमारी जो ये क्लास है, ये पूरी तरह डेडिकेटेड है हमारे क्लास की एक स्टूडेंट, हमारे परिवार की एक सदस्य कविता तिवारी जी को। कविता तिवारी जी इतना ज़्यादा हमारे साथ अटैच हो गई हैं कि उनका हर वीडियो पे पॉजिटिव कमेंट देखने को मिलता है। और अगर मैं लेट भी कर दूं, मैं वीडियो लाने में थोड़ा सा देर कर दूं, तो वो हमारे वीडियो को देखने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें याद दिलाती रहती है। तो कविता जी, आपका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और अपने इस नॉलेज कॉर्नर परिवार का हिस्सा होने के नाते आपकी भी पूरी जिम्मेदारी है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग में से अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से एक्टिव पार्टिसिपेट कर सकता है, जिससे हमें भी पता चले कि आप में से कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम अनामिका सिंह है और मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग भी अपना नाम और एटलीस्ट अपने ज़िले का नाम, यानी कि अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, जिससे हमें भी पता चले कि किस किस राज्य से, किस किस ज़िले से कौन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बाकी हमारे इसी चैनल पे थोड़ी सी जानकारी स्टार्टिंग में हम इसलिए जान लेते हैं जिससे बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो और हम आगे पढ़ते रहें। ठीक है, आपको बता दें हमारे इसी चैनल पे यूपी टेट की तैयारी बहुत अच्छे से और फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है सारे सब्जेक्ट की, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी स्पेशल बुक, किसी स्पेशल टीचर की किताब कुछ अलग पढ़ना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपके लिए लेकर आने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला क्वेश्चन है, द हिस्टोजन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। हिस्टोजन सिद्धांत प्रस्तावित किया। हिस्टोजन थ्योरी दिया किसने? नागेली, हेस्टीन, सिमिड्स या फिर हैबरलैंड्स। तो नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि हिस्टीन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा हिस्टोजन थ्योरी दिया गया था 1870 में। इसी के नाम पे, इन्हीं के नाम के अनुसार इसका नाम हिस्टोजन सिद्धांत या हिस्टोजन थ्योरी रखा गया। यह सिद्धांत हमें क्या बताता है? तो ये सिद्धांत जो है वो बताता है कि पौधे के जो शीर्ष होते हैं, शीर्ष विभाजक भाग जो है वो 3 विशिष्ट विभाजक क्षेत्र या परतें होती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हमें यही पता चलता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे कोई भी न्यूज़, कोई भी अपडेटेड जानकारी आती है तो तत्काल प्रभाव से प्रोवाइड करा दिया जाता है। कोई भी वैकेंसी आती है तो बता दिया जाता है। कोई नोटिफिकेशन आता है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। अगला क्वेश्चन है, इंटरजैलरी एज वेल एज इंट्राजैलरी फ्लोएम इज फाउंड इन। इंटरजैलरी एंड इंट्राजैलरी फ्लोएम पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, निकेंथिस, कुकुरबिटा, स्ट्रिक्नोस या फिर ड्रेसिना। गले में थोड़ी खराश है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रिक्नोस। स्ट्रिक्नोस में इंटरजैलरी या तथा इंट्राजैलरी फ्लोएम दोनों प्रकार का पाया जाता है। इंटरजैलरी जो फ्लोएम होता है ये क्या करता है? तो इंटरजैलरी जो फ्लोएम होता है ये तना यानी स्टेम या फिर रूट के द्वितीयक जाइलम के भीतर स्थापित होता है। और जो इंट्राजैलरी फ्लोएम होता है, ये जो पित होती है, जो बीचों बीच पाई जाती है पित, यहाँ की कोशिकाओं से उत्पन्न होता है, लेकिन बाद में जो है चरणों में पित्त से जुड़ी जाइलम पैरेन्काइमा कोशिकाओं में भी इसका निर्माण जो है जाइलम पैरेन्काइमा कोशिकाओं के निर्माण में भी ये भाग लेती है इंट्राजैलरी। जबकि जो इंटरजैलरी होता है ये क्या करता है? ये फ्लोएम के तने व जड़ में स्थित द्वितीयक जाइलम में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंट्राजैलरी फ्लोएम इज एब्सेंट इन द स्टेम ऑफ। इंट्राजैलरी फ्लोएम जो है ये किसमें पाया, एब्सेंट नहीं, प्रेजेंट लिखा हुआ है, किसमें पाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था स्ट्रिक्नोस में। स्ट्रिक्नोस के भी किसमें? तो स्ट्रिक्नोस के स्टेम में, तने में,
ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये स्ट्रिगनॉस है क्या? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं बता दें, अगर नहीं पता तो आपको बता देते हैं। स्ट्रिगनॉस फूलों के पौधों की एक प्रजाति है जो लोगेनिएसी कुल से संबंधित है, यानी लोगेनिएसी फैमिली से संबंधित है। इसके सूखे जो बीज होते हैं वो तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र के लिए उपयोगी होते हैं। साथ ही साथ पुरानी पेचिश और तंत्रिका संबंधित जो विकार होते हैं, मिर्गी जिनको हो, जिनको गठिया रोग हो, जिनको हाइड्रोफोबिया हो, अच्छा हाइड्रोफोबिया पता है आपको, जिनको पानी से डर लगता हो, ठीक है, इन सब से जो मरीज होते हैं, इन सब के जो पेशेंट होते हैं, उनके उपचार के लिए स्ट्रिगनॉस का जो फूल है वो यूज़ किया जाता है। यह कार्डियोटॉनिक है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंट्राजैलरी फ्लोएम, इंटरजैलरी फ्लोएम एंड द नॉर्मल फ्लोएम ऑल थ्री आर फाउंड इन, यानी कि इंट्राजैलरी, इंटरजैलरी और नॉर्मल तीनों ही किस में पाए जाते हैं? अभी तो हमने देखा इंटरजैलरी और इंट्राजैलरी, लेकिन जो नॉर्मल फ्लोएम है वो भी स्ट्रिगनॉस में पाया जाता है। यानी स्ट्रिगनॉस ही वह पौधा है, वह फूल है जिसमें इंटरजैलरी, इंट्राजैलरी और नॉर्मल तीनों ही पाया जाता है। ये है क्या? तो ये लोगेनिएसी फैमिली का एक पौधा है। मैंने अभी बताया कि ये जो है पुरानी पेचिश, पक्षघात, तंत्रिका विकार, मिर्गी, गठिया, हाइड्रोफोबिया, इन सब के उपचार के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इसी चैनल पे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, आप उनको भी ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ से आपको केवल 30-35 सेकंड में एक क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा और वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज द मोस्ट प्रिमिटिव स्टील, निम्नलिखित में से कौन सबसे आगरम्भ समझी जाती है, यानी मोस्ट प्रिमिटिव स्टील कौन सी है? स्फीनो स्टील, प्रोटो स्टील, डिक्टियो स्टील या यू स्टील? तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा, प्रोटो स्टील। प्रोटो यानी प्रिमिटिव, प्रोटो का अर्थ ही होता है प्रिमिटिव, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टील विथ सॉलिड कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाई फ्लोएम विद नो पिथ इज कॉल्ड, यानी कि मज्जा रहित फ्लोएम से घिरे हुए जाइलम के ठोस कोर से निर्मित स्टील को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला दिया है सोलेनो स्टील, एक्टोफ्लोइक स्टेनो स्टील, यू स्टील या फिर प्रोटो स्टील। तो जो सबसे प्रिमिटिव स्टील होता है वही मज्जा रहित होता है, फ्लोएम से घिरा हुआ होता है, जाइलम के ठोस कोर से बना होता है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि प्रोटो स्टील देखने को किस में मिलता है, तो ये जो प्रोटो स्टील होता है इसमें पत्तियों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो नहीं पाया जाता है, ये मज्जा रहित होता है, फ्लोएम से घिरा होता है, ठोस कोर से निर्मित होता है। और प्रोटो स्टील जो होता है ना, ये 3 प्रकार का होता है। अगर पूछा जाए प्रोटो स्टील कितने टाइप का होता है, ये 3 टाइप का होता है। पहला जो होता है इसे हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील और प्लैक्टो स्टील के नाम से जाना जाता है। 1 मिनट, ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि प्रोटो स्टील। और प्रोटो स्टील कितने टाइप के होते हैं? 3, हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील और प्लैक्टो स्टील। ओके, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगर पूछा जाए ये किस में पाया जाता है, तो ये सिलेजिनिला, साइलोटम, इन सब पौधों में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्क्लेराइड इज रॉड शेप्ड, निम्नलिखित दृढ़ोत्कों में से कौन सा दृढ़क दंड रूपेण होता है, यानी रॉड शेप होता है? कौन सा स्क्लेराइड जो है वो रॉड शेप होता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, एस्ट्रॉइड स्केल, ऑस्ट्रॉइड स्केल, मैक्रो स्क्लेराइड या फिर ब्रांकियो स्क्लेराइड। कौन सा होता है रॉड शेप? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मैक्रो स्क्लेराइड। दीर्घ दृढ़ जो होता है ये रॉड शेप देखने को मिलता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये जो है विभिन्न फलों और बीजों के अनुक्रम से होता है और कुछ मरुस्थलीय पौधों के तने में भी पाया जाता है, और ये इसका जो आकार होता है वो बिल्कुल रॉड जैसा होता है, इसलिए इसे रॉड शेप कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, इफ इन अ वैस्कुलर बंडल फ्लोएम सराउंडेड द जाइलम इट इज टर्म्ड एज, यदि किसी संवहन पूल में फ्लोएम जाइलम को घेरे रहता है तो ऐसे पूल को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा इसका एम्फी सेरिब्रियल। किसी संवहन पूल में फ्लोएम जाइलम को घेरे रहता है तो उस पूल को दारू केंद्री यानी एम्फी सेरिब्रियल कहा जाता है। इसे हाइड्रोसेंट्रिक समोहनी पूल भी कहा जाता है। इस प्रकार के समोहन तंत्र जो हैं ये जलीय पौधों में पाए जाते हैं। जलीय पौधे जैसे हाइड्रिला हो गया, स्लेजिनिला हो गया, टेरिस हो गया, इन सब में देखने को मिलता है।
ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन बेझिझक कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अगर कविता जी हमारा ये वीडियो देख रही हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं कि उन तक ये वीडियो पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन, व्हेन फ्लोएम एंड कैम्बियम आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ जाइलम द वैस्कुलर बंडल इज कॉल्ड। जब दारू के दोनों तरफ फ्लोएम और कैम्बियम उपस्थित होते हैं तो संवहन पूल क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? रेडियल, कोलेट्रल, कंसेंट्रिक या फिर बाई कोलेट्रल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बाई कोलेट्रल। जब दारू के यानी फ्लोएम के दोनों तरफ फ्लोएम और कैम्बियम उपस्थित होते हैं, जब जाइलम के, दारू यानी जाइलम के, जब जाइलम के दोनों तरफ, ये जाइलम है, इसके दोनों तरफ फ्लोएम और कैम्बियम उपस्थित होते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो बाई कोलेट्रल कहलाता है। क्या कहलाता है? बाई कोलेट्रल कहलाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, टाइलोसिस उपस्थित होता है। टाइलोसिस आज प्रेजेंट इन। टाइलोसिस किस में देखने को मिलता है? प्राइमरी जाइलम, फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम या पिथ सेल? सही जवाब ऑप्शन सी सेकेंडरी जाइलम। टाइलोसिस सेकेंडरी जाइलम में देखने को मिलता है। देखिए, बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिसमें जाइलम वाहिकाओं में एक गुब्बारे की जैसी संरचना यानी फूली हुई संरचना दिखाई देती है, इसी को टाइलोसिस कहा जाता है। और ये कहाँ देखने को मिलता है? तो ये सेकेंडरी जाइलम में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन PCS, PGT और D++ तीनों में आया हुआ है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े। D++ की भी वैकेंसी आई हुई है। अगर आप लोगों ने फिल करा है तो इस वीडियो को पूरा देखें और प्लेलिस्ट को भी देख जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉग्स द कैविटी ऑफ द जाइलम वेसल्स? क्या दे रहा है? दारी वाहिकाओं की गुहा को निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अवरुद्ध करती है? ऑप्शन, टाइलोसिस, सिस्टोलिथ, जलरंध्र या फिर रेफाइड? इसका सही जवाब हो जाएगा टाइलोसिस। अभी हम लोगों ने देखा, ये फूली हुई एक संरचना होती है गुब्बारे की तरह। आप देखिए ऐसे ना, एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे डायग्राम बना है, और इसमें टाइलोसिस, ये जो गुब्बारे जैसी फूली संरचना दिख रहा है आपको, यही टाइलोसिस होता है। और ये जल के अवरोध, अब देखिए ये फूल गया तो इधर से जल कैसे निकल पाएगा? तो ये अवरोध का ही अवरोध उत्पन्न करेगा। ठीक है, ऑप्शन, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टाइलोसिस पाए जाते हैं। टाइलोसिस किस में पाए जाते हैं? देख लीजिए उसी क्वेश्चन को किस तरह से पूछा गया। तो ये हार्टवुड में पाए जाते हैं। किस में? हार्टवुड में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एम्फीबैसल्स वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। एम्फीबैसल्स संवहन बंडल किस में पाए जाते हैं? एम्फीबैसल्स वैस्कुलर बंडल क्वाकर्स, कैजुआरिना, ड्रेसिना या फिर स्ट्रिक्नॉस? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम्फीबैसल जो होते हैं ये ड्रेसिना में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एम्फीबैसल संवहनी बंडल जो होते हैं ये क्या होते हैं? तो इसमें फ्लोएम और जाइलम दोनों ही प्रकार के टिश्यू, दोनों ही प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो संवहनी बंडल होते हैं वो फ्लोएम जाइलम से घिरा होता है, और ये किस में देखने को मिलता है? ड्रेसिना में, मक्का में, इन सब में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एम्फीबैसल्स वही पूल यानी एम्फीबैसल्स वैस्कुलर बंडल, वही पूल कह लीजिए, संवहन बंडल कह लीजिए, एक ही चीज़ है। निम्नलिखित में से एक से पहचाना जाता है, किससे पहचाना जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि वैसल्स जो वैस्कुलर बंडल थे इनके दोनों तरफ क्या था? इसमें जाइलम और फ्लोएम देखने को मिला था। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। जाइलम केंद्र में होता है तथा चारों ओर फ्लोएम होता है, फ्लोएम बीच में तथा चारों ओर जाइलम होता है। यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फ्लोएम जो होता है वो बीच में होता है और इसके चारों तरफ जो होता है जाइलम होता है। जैसे ये मान लीजिए ये यहाँ पे फ्लोएम हो गया, क्या हो गया? फ्लोएम, और इसके चारों तरफ क्या होता है? जाइलम होता है। ये जाइलम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द वैस्कुलर बंडल वेयर द फ्लोएम इज सराउंडेड बाई जाइलम इज कॉल्ड। उस संवहन पूल में जहाँ फ्लोएम जाइलम द्वारा घिरा होता है क्या कहलाता है? तो जाइलम फ्लोएम द्वारा किसमें घिरा होता है? अभी हम लोगों ने देखा एम्फीबैसल्स में। और ठीक इसी का अपोजिट हो जाता है एम्फी सेरिब्रल। एम्फी सेरिब्रल में क्या होता है? जाइलम अंदर होता है और फ्लोएम बाहर होता है। जाइलम अंदर होता है, फ्लोएम बाहर होता है। और एम्फीबैसल्स में क्या होता है? फ्लोएम अंदर होता है और जाइलम क्या होता है? बाहर होता है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, द टर्म एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट वेर यूज एट फर्स्ट बाई। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट शब्दों का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? डिक्सन, क्लार्क, मुंच या फिर फिशर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इन शब्दों का यूज सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने किया था? तो मुंच द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसने किया था एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट? मुंच ने किया था। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट
है क्या? तो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पौधों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला एक मार्ग होता है, एक पाथ होता है जो जड़ के रोमयुक्त बालों की कोशिकाओं से जड़ के जाइलम तक पानी पहुंचाने का कार्य करता है। ओके, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और इसका यूज सबसे पहले मुंच नामक साइंटिस्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन, बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज इफेक्टिव ऑफ एंजियोस्पर्म फ्रॉम। आवृत बीजों की द्विनामकरण पद्धति प्रभावी मानी जाती है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 1.5.1753। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट ये लिखा जा रहा है 1/5/1753 ये लिखा गया है, ठीक है। आवृत बीजी की जो द्विनाम पद्धति है वो 1 तारीख 5वां महीना यानी कि आप 1 मई 1953 से जो है द्विनाम पद्धति जो है वो मानी जाती है। द्विनाम पद्धति लाया कौन? तो स्वीडिश वैज्ञानिक थे लिनियस, इनको आप सभी जानते होंगे, इनके द्वारा लाया गया था। द्विनाम पद्धति जो है ये प्रायः लैटिन भाषा में होता है। इसके वर्गीकरण हेतु इस पद्धति में वर्गीकरण की प्रथम अवस्था जिसे अल्फा टेक्सोनॉमी कहलाती है। इसमें आप लोगों ने देखा होगा 2 नाम होता है, एक स्पीसीज को शो करता है, एक जीनस को शो करता है, ठीक है। और ये कब से लागू हुई? 1 तारीख 5वां महीना 1753 यानी कि 1 मई 1753 से ये लागू हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, एज अ ट्री ग्रो ओल्डर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इंक्रीजेज रैपिडली इन थिकनेस। जैसे जैसे किसी वृक्ष की आयु बढ़ती है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मोटाई में तेजी से वृद्धि करता है? कौन सा करेगा? सैपवुड, कॉर्टेक्स, हार्टवुड या फिर फेलम? तो सही जवाब हो जाएगा हार्टवुड। हार्टवुड अभी हम लोगों ने देखा था, हार्टवुड क्या था अभी हम लोगों ने देखा था जिसमें टाइलोसिस प्रेजेंट था, उसी को हार्टवुड कहा गया था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी हार्टवुड की जो कोशिका है उसकी टिश्यू है जो ऊतक है उसकी मोटाई तेजी से वृद्धि होती रहती है। कोशिका और टिश्यू में अंतर होता है, आप सभी को पता होगा, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन, Which one of the following lies in between the barks and wood of the tree trunk? निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष की छाल वल्क एवं दारू के बीच स्थित होता है? कॉरकैम्बियम, फ्लोएम, संवहनी कैम्बियम या फिर प्राथमिक वल्कुट? कॉरकैम्बियम, फ्लोएम, वैस्कुलर कैम्बियम या फिर प्राइमरी कॉर्टेक्स? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वैस्कुलर कैम्बियम। संवहनी कैम्बियम वृक्ष की छाल जो होता है ये वल्क और दारू यानी कि बार्क एंड वुड के बीच जो होता है मौजूद होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सही सुमेलित नहीं पूछा है, पूछा कौन सा सही नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला दिया है हार्टवुड नॉन पोरस, सेड्रस देवदार, यानी जो सेड्रस देवदार होता है क्या ये हार्टवुड नॉन पोरस में आता है? बिल्कुल, पहला तो बिल्कुल सही जवाब है। हार्टवुड डिफ्यूज पोरस, इसमें डलवर्गिया सीसो आता है, ये भी बिल्कुल सही है। हार्टवुड रिंग पोरस, टेक्टोना ग्रैंडिस आता है, बिल्कुल सही बात है। हार्टवुड नॉन पोरस, एडिना कार्डिफोलिया, यही आपका गलत हो जाएगा क्योंकि एंजियोस्पर्म में पाए जाने वाले अंतःकाष्ठ जो अच्छिद्र युक्त एडिना कार्डिफोलिया होता है इसमें नहीं पाया जाता। ये किसमें पाया जाता है? नॉन पोरस किसमें होता है? अभी हम लोगों ने देखा था सेड्रस देवदार में, और ये क्या होता है? एंजियोस्पर्म होता है, ठीक है। ऑप्शन डी गलत होते हुए भी इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि पूछा कौन सा सही नहीं है। अगला, बुलीफॉर्म सेल्स और मोटर सेल्स आर प्रेजेंट इन। बुलीफॉर्म सेल्स या जिसे मोटर सेल कहा जाता है ये किसमें पाया जाएगा? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बुलीफॉर्म सेल्स को ही मोटर सेल के नाम से कहा जाता है। और ये किसमें पाया जाता है? ये सेक्सरम में पाया जाता है। किसमें? सेक्सरम में। एक बीजपत्रीय में जितने एक बीजपत्रीय होते हैं उसमें बुलीफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स उपस्थित होता है, या एक बीजपत्रीय की विशेषता होती है। अब एक बीजपत्रीय क्या हो गया? एक बीजपत्रीय कैसे आपको बताएं? अच्छा, एक बीजपत्रीय और 2 बीजपत्रीय तो आपको पता होगा ना, जिनके बीज पे सीड कोड लगा होता है और खोलने पे 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है उसे 2 बीजपत्रीय कहते हैं। जिसके बीज को आप बांट नहीं सकते हैं किसी भी पार्ट में, वो एक बीजपत्रीय होते हैं, ठीक है। तो एक बीजपत्रीय में ये पाया जाता है। इसका विशेष एग्जाम्पल गन्ना होता है, गन्ने में भी ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मोटर सेल्स या बुलीफॉर्म सेल्स आर फाउंड इन द लीफ एपिडर्मिस ऑफ विच प्लांट? किस प्लांट पे जो है वो पाया जाएगा? अब हम लोगों ने देखा कि एक बीजपत्रीय में पाया जाएगा। अब एक बीजपत्रीय इनमें से कौन सा है? सर्च करिए, शिमला मिर्च, अमोफिला या फिर नेरियम। तो सही जवाब हो जाएगा लहसुन। लहसुन जिसे एलियम कहा जाता है। एलियम में जो है आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप इसे खोलते हैं, इसके ऊपर का कवर हटाते हैं तो इसे 2 भागों में आप बांट नहीं सकते हैं। ये एक बीजपत्रीय है और इसकी एपिडर्मिस में मोटर सेल्स या जिसे बुलीफॉर्म सेल्स कहा जाता है
वो प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग अभी तक वीडियो में जुड़े हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे मोटिवेशन के लिए आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता। 0.08 सेकंड का टाइम निकाल कर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन फील होता है। और हो सके तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट भी करिएगा, कविता जी की तरह, नीलम जी की तरह। ये लोग हमेशा कमेंट बॉक्स में एक्टिव पार्टिसिपेट करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पेरिसाइकिल डाइवर्टेड बास्ट फाइबर ऑफ फ्लैक्स हैव वेरी थिक। सन के पेरिसाइकिल व्युत्पन्न बास्ट रेशो में बहुत मोटे होते हैं। लिग्निफाइड वाल, क्यूटिनियम वाल, या फिर सिलिसियस वाल, या फिर सेलुलोज वाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लिग्निफाइड दीवारें या लिग्निफाइड वाल। सन के पेरिसाइकिल व्युत्पन्न बास्ट रेशो में लिग्निफाइड दीवारों में बहुत मोटी होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला, इन रोंकियर लाइव्स फ्रॉम क्लासिफिकेशन द ट्री आर। रोंकियर्स के लाइफ फॉर्म वर्गीकरण में वृक्ष है, कौन सा है? फेनेरोफाइट्स, थीरोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स या फिर जियोफाइट्स। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है फेनेरोफाइट्स। वर्गीकरण की रोंकियर प्रणाली जीवन रूप श्रेणियों का उपयोग करके पौधों को वर्गीकृत करती है और रोंकियर के लाइफ फॉर्म वर्गीकरण में वृक्ष जो है वो फेनेरोफाइट होता है। एक डेनिस यानी वनस्पति शास्त्री थे, उन्होंने 1934 में इस प्रणाली का उपयोग किया हुआ था, इस सिस्टम का यूज किया हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, सेक्शनल व्यू ऑफ बॉर्डर्ड पिथ शो एक परिवेशित गर्त की अनुभागीय दृष्टि दर्शाता है। सेक्शनल व्यू ऑफ बॉर्डर्ड पिथ शो क्या दर्शाता है? ओनली पिथ चैम्बर एंड पिथ अपर्चर, पिथ चैम्बर, पिथ अपर्चर एंड टर्व, पिथ चैम्बर, पिथ अपर्चर, टॉर्स, पिथ मेम्ब्रेन एंड बॉर्डर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सेक्शनल व्यू जो है, सेक्शनल यानी एक ये मान लो है, इसको यहाँ से अगर काट दिया गया तो इसको निकाल के अगर हम उसका स्टडी करते हैं तो इसे सेक्शनल व्यू कहा जाता है। ये क्या दर्शाता है? गर्त कोष्ठ, गर्त रंध्र, पुष्पासन, गर्त झिल्ली और बॉर्डर सभी कुछ दर्शाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज प्रोगनीटर ऑफ एंजियोस्पर्म। निम्नलिखित में से कौन आवृत बीजों का जनक माना जाता है? निटेल्स, स्पोरोकार्पेल्स, वाल्वोकेल्स या फिर म्यूकोरेल्स। इसका सही जवाब हो जाएगा निटेल्स। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेटोफाइट्स जो है ये निटेल्स का गढ़ होता है जो कि द्विनिषेचन से परिवर्तित निटेल्स में होता है। निटेल्स को एंजियोस्पर्म का पूर्वज माना जाता है। निटेल्स जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच की कनेक्टिव लिंक भी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कनेक्टिव लिंक बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म कॉल्ड एज निटेल्स। ओके, अगला क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ वर्जिन ऑफ एंजियोस्पर्म इज। आवृत बीजों की उत्पत्ति का काल, आवृत बीजों की उत्पत्ति किस काल में हुई? तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, किस काल में हुई थी? जुरासिक काल में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एंजियोस्पर्म की जो उत्पत्ति है वो जुरासिक काल के दौरान हुई थी। अगला क्वेश्चन, फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ। आवृत बीजों का फ्लोएम किसका बना होता है? फ्लोएम किसका बना होता है? चार ऑप्शन आपके सामने। तो आवृत बीजों का जो फ्लोएम होता है वो फ्लोएम, पैरेन्काइमा, सीप ट्यूब और कैम्पेनियन सेल, तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। किससे? फ्लोएम, पैरेन्काइमा, सीप ट्यूब और कैम्पेनियन सेल, तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो भोजन का संवहन करना इसका कार्य होता है। फ्लोएम आकार में लंबी संरचना होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वहीं जाइलम क्या करता है? तो जाइलम जो है वो जल ले जाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, कैम्पेनियन सेल आर यूज एसोसिएटेड विद। शाख कोशिकाएं प्रायः संबंधित होती हैं। कैम्पेनियन सेल क्या है? फ्लोएम का ही एक पार्ट है। पूछा जा रहा है कि कैम्पेनियन सेल किससे संबंधित होती हैं। तो फ्लोएम में क्या क्या पाया जाता है? अभी हम लोगों ने देखा क्या क्या पाया गया था फ्लोएम में। फ्लोएम, पैरेन्काइमा, सीप ट्यूब और कैम्पेनियन सेल। तो कैम्पेनियन सेल जो होता है ये सीप ट्यूब से अटैच होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द चीफ फंक्शन ऑफ सीप ट्यूब एलिमेंट्स इज। चालनी नलिकाओं के मुख्य कार्य क्या है? यानी सीप ट्यूब जो फ्लोएम का एक भाग है इसका कार्य क्या है? टू ट्रांसलोकेट द ऑर्गेनिक मटेरियल्स फ्रॉम सोर्स ऑफ सिंक, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्थल से उपयोग स्थल तक स्थानांतरित करना, यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर हैं, जहाँ पे वो बन रहे हैं और जहाँ पे उनका यूज़ होना है वहाँ तक पहुँचाना ही कार्य किसका होता है? सीप ट्यूब का होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, लैक्टिफेरस बेसल्स आर प्रोमिनेंट इज। रबर छीरी वाहिकाएँ स्पष्ट होती हैं। पाइसम सेटाइबम, फिनिक्स सिल्वेट्रस, हैविया ब्रेसिलियंसी या फिर रूटा ग्रेवियोलेंस।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। हैबिया ब्रासिलिएन्सिस में जो रबड़ झील होते हैं लैक्टिफेरस वेसल्स होते हैं, ये प्रोमिनेंट होते हैं। इसे सामान्यतः रबड़ के पेड़ के रूप में भी जाना जाता है, किसे, हैबिया ब्रासिलिएन्सिस को। ठीक है, ये अगर पूछा जाए ये किस फैमिली से हैं तो ये यूरोफेबिएसी फैमिली से संबंधित हैं। ठीक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आर्थिक रूप से ये पौधे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इसके दूध से लैक्टस यानी रबड़ प्राप्त किया जाता है। अगला, लिग्निन इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल वॉल कंपोनेंट ऑफ। लिग्निन किस कोशिका भित्ति का विशिष्ट भाग है? तो लिग्निन जो है ये जाइलम में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लिग्निन जो है ये जाइलम का विशिष्ट भाग है। जाइलम वाहिकाओं की कोशिका भित्ति अत्यधिक लिग्निफाइड होती है जो तन्य शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, लिग्निन जो होता है ये जल प्रतिरोधी और एक जटिल पॉलीसेक्राइड होता है जो समोहनी ऊतक को यांत्रिक अवलंबन प्रदान जो है प्रोवाइड जो है वो कराता है। अगला, लिग्निन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ। लिग्निन एक महत्वपूर्ण घटक है, किसका है? तो अभी हम लोगों ने देखा जाइलम सेल वॉल का है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब किसका है? जाइलम का है। कैम्बियम कट डिफरेंट प्रोपोर्शंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम एट डिफरेंट पॉइंट्स इन। एधा यानी कैम्बियम भिन्न बिंदुओं पर असमान अनुपातों में जाइलम और फ्लोएम का व्यवच्छेदन करता है। सल्वाडोरा, बिगोनिया, कुकुरबिटा या निक्टेंथस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिगनोनिया। द्वितीय जाइलम में स्वतंत्र रूप से स्टेल के कैम्बियम वलय आंतरिक भाग में वाहिकाओं और ट्रैकेट्स और बाहरी परत पे जो है फ्लोएम की कुछ परतों से बना होता है। जो कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के अलग अलग अनुपातों को बिगनोनिया में अलग अलग बिंदुओं पर काटा जाता है। ठीक है, तो किसमें? बिगनोनिया में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्रेटरी टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्रावी ऊतक है? स्क्लेरेन्काइमा, कैम्पियन वॉल, हाइडोथ या फिर स्क्लेराइड्स। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइडोथ जल के छिद्रों से युक्त संरचना है। इसे जल रंध्र के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और ये जो है एक सिक्रेटरी टिश्यू है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, अगला क्वेश्चन, द मेरिस्मेटिक सेल कैरेक्टराइज्ड बाय थिन वॉल, अ लार्ज वैक्यूल्स एंड चीफली वर्टिकल डिवीजन और ऐसी विभाजोत्तक कोशिकाएं जिनमें लाक्षणिक रूप से पतली भित्ति, बृहद रिक्तिका और ऊर्ध्व विभाजन पाया जाता है, क्या कहलाता है? पहला दिया है फ्यूसिफॉर्म इंस्टियल, पहला ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तुर्क आकार आदि कोशिकाएं लंबी टेम्परिंग कोशिकाएं हैं जो द्वितीय फ्लोएम और जाइलम की ऊर्ध्वाधर प्रणाली की सभी कोशिकाओं को जन्म देती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ मेडुलरी ले इज वुड विल बी सीन इन अ। कास्ट में मज्जाकीर्ण की लंबाई और चौड़ाई दिखाई देती है। मतलब किस सेक्शन, कौन सा सेक्शन आप करेंगे कि आपको मेडुलरी रे की लंबाई और चौड़ाई देखने को मिलेगी? तो आपको करना पड़ेगा RLS TLS, यानी कि रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आपको जो है मज्जाकीर्ण यानी मिडुलरी रे की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही देखने को मिलेगी। RLS क्या है? रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और TLS क्या है? ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ओके, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपको ये वाला सेक्शन देखिए, ये आपका ट्रांसवर्स है और ये आपका रेडियल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेडुलरी किरण की उनकी ऊंचाई और चौड़ाई में अध्ययन करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस पृष्ठ को एक तने से विभाजित करते हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा किसको करेंगे? रेडियल लॉन्गिट्यूडनल को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, Which of the following relates to the termination of age the tree by counting the number of annual ring? एक पेड़ की अवस्था सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक चक्रों की संख्या की गणना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी कोई पेड़ है, उसको ये पता लगाना है कि ये कितने वर्ष पुराना है। आप देखिए, उसका कोई डेट ऑफ बर्थ तो याद करके रखा नहीं है कि कौन सा पौधा कितने वर्ष पुराना है, कितने ईयर का हो गया। तो उसको याद करने के लिए कोई गणना की जाती होगी, कोई जानकारी इकट्ठा की जाती होगी। तो उसी जानकारी को क्या कहा जाता है, वो किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या हो जाएगा? डेंड्रोक्रोनोलॉजी।
एंटोलॉजी। जो पेड़ होता है इसमें जो वलय होता है, जो इसके रिंग होते हैं, जब आप पेड़ काटते हैं ना तो ऐसे रिंग नुमा संरचना देखते होंगे। इसी रिंग से पता लगाया जाता है कि ये पेड़ जो है कितना पुराना है, कितने साल पुराना। जितने रिंग, अगर एक रिंग है तो 1 साल, 2 रिंग है 2 साल, 3 रिंग है 3 साल, इसी से ये पता चलता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक कक्षा में एक विद्यार्थी डिक्टियो स्टील एवं पॉली स्टील की अवस्थाओं में विभेद नहीं कर पा रहा है। सही पहचान के लिए उसे निम्नलिखित में से कौन सी रचना तलाशनी चाहिए, यानी डिक्टियो स्टील और पॉली स्टील की अवस्था में विभेद करने के लिए क्या पता होना चाहिए, किस चीज़ में वो देखे कि वो डिक्टियो स्टील और पॉली स्टील में विभेद कर पाए, अंतर पता लगा पाए। क्या पित्त को देखे, प्रोटोजाइलम को, एंडोडर्मिस या लीफ ट्रेसेस? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लीफ ट्रेसेस। ठीक है, लीफ ट्रेसेस में जो है डिक्टियो स्टील और पॉली स्टील जो है विभेद हो पाता है। इसके पहचान के लिए लीफ ट्रेसेस करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, कैम्बियम इज अ लेटरल मेरिस्टेम एज इट। कैम्बियम एक पार्श्व विभाजोतक है क्योंकि इंक्रीजेज ग्रिथ, लाइज ऑन द नोड, इंक्रीजेज लेंथ फ्रॉम लेटरल ब्रांच। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंक्रीजेज ग्रिथ, यानी परिधि बढ़ाता है। कैम्बियम एक पार्श्व विभाजोतक है, क्यों? क्योंकि ये परिधि बढ़ाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। परिधि यानी व्यास को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि ये पॉलीक्लिनिकली विभाजित हो जाता है, इसलिए ये व्यास को बढ़ा देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द टॉर्स ऑफ बॉर्डर्ड पिथ इज मेड अप ऑफ। सीमावर्ती गर्त के टॉर्स किससे बने होते हैं? ग्लूकोज, सुवेरिन, क्यूटिन या फिर पैक्टिन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुवेरिन। किसके बने होते हैं? सुवेरिन के बने होते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, इंक्रीज इन गिर्थ ऑफ प्लांट बॉडी इज ड्यू टू। पादप कोशिकाओं की परिधि वृद्धि किसके कारण होती है? तो अभी हम लोगों ने देखा था किसके कारण होता है, कैम्बियम के कारण। कैम्बियम कहाँ दिख रहा है? तो यहाँ पे दिख रहा है, ये फेलोजन एंड वैस्कुलर कैम्बियम के कारण जो है ग्रिथ की वृद्धि होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, स्पीसीज प्लांटेरम वाज पब्लिश्ड इन। स्पीसीज प्लांटेरम एक बुक है, पूछा जा रहा है ये कब पब्लिश्ड हुई थी। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि स्पीसीज प्लांटेरम ये बुक किसकी है? ये जो बुक है ये लीनियस की है। लीनियस जिन्होंने द्विनाम पद्धति दिया था, द्विनाम वर्गीकरण दिया था, ये पब्लिश्ड हुई थी। अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ से 1/5/1753। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्टॉकहोम के लैरेंट्रियम सिल्वेस द्वारा 2 खंडों में ये प्रकाशित की गई थी। इसमें पौधों की हर उस प्रजाति का नाम है जो उस समय तक ज्ञात हुई थी। ये पुस्तक में सबसे पहले पौधे का नामकरण किया हुआ था, स्पीसीज प्लांटेरम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द एंडोस्पर्म इन द एंजियोस्पर्म डेवलप फ्रॉम। आवृत बीजों में भ्रूण प्रोस विकसित होता है, यानी एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म किसके द्वारा विकसित होता है? माइक्रोप्लेयर पोलर न्यूक्लियस, चलेजा पोलर न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर जाइगोट? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीयक केंद्रक के द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्लांट लेंथ इज इंक्रीजेस बाय। पौधे की लंबाई बढ़ती है, किसके द्वारा बढ़ती है पौधे की लंबाई? एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, टर्मेटोजन या फिर पेरिवेलम? तो सही जवाब इसका आप सभी को पता होगा, एपिकल मेरिस्टेम जो होता है, जो एपेक्स पे पाया जाता है, इसके द्वारा पौधे की जो लंबाई है वो बढ़ती है। इसे शीर्ष विभाजोत्तक के नाम से जाना जाता है। ये पौधों की जड़ों और टहनियों के सिरे पर मौजूद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। प्रोटोप्लाज्म शब्द सबसे पहले किसने दिया था? 4 ऑप्शन, वाटसन, परकिंजे, नीरनबर्ग या फिर रॉबर्टसन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। जो शब्द देने वाले साइंटिस्ट हैं वो है पुरकिंजे। पुरकिंजे इन्होंने 1839 में एक शब्द दिया था प्रोटोप्लाज्म। कोशिका के द्रव्य में पाया जाने वाला एक पदार्थ था जिसे प्रोटोप्लाज्म कहा था। इसे ही जीवन का भौतिक आधार बताया था। ठीक, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फूड इज स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ। पत्तियों में भोजन इकट्ठा रहता है। स्वीट पोटैटो, अनियन, शुगर कैन या बनाना? किसके पत्तियों में भोजन स्टोर रहता है? तो आप बताइए, स्वीट पोटैटो जो होता है क्या इसके पत्तियों में रहता? नहीं, इसके स्टेम में भोजन रहता है। अनियन को आप कितना भी छीलिए छिलता चला जाएगा, यानी इसके पत्तियों में रहता है। शुगर कैन जो होता है इसके स्टेम में रहता है। बनाना जो होता है इसके फ्रूट में रहता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सॉरी थोड़ा सा गले में खराश है। द एसोसिएशन ऑफ आंट विद सम मेंबर्स ऑफ द फैमिली रूबिएसी इज नोन एज। रूबिएसी कुल के सदस्यों के साथ चींटियों का संबंध कैसा है? एंटमोफिली,
ऑर्निथोफिली, मिमेकोफिली या फिर एनिमोफिली। तो रूबिएसी कुल के जो सदस्य हैं उनके साथ चींटियों का जो संबंध है उसे मिमेकोफिली के नाम से जाना जाता है। किसके? मिमेकोफिली। ठीक है। मिमेकोफिली शब्द चींटी और पौधे के बीच सकारात्मक अंतर प्रजाति संबंध दर्शाता है, या एक प्रकार का सहजीवी संबंध होता है जिसमें चींटी और पौधे दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ओके, पौधे चींटियों को रहने के लिए आश्रय देते हैं और जो चींटियाँ होती हैं बदले में इन्हें पराग ला कर देती हैं। ठीक है, परागण करने की प्रक्रिया में भाग लेती हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, द ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिम्स। सिम्स नामक साइंटिस्ट ने ट्यूनिका कॉर्पस नामक सिद्धांत दिया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह सिद्धांत है क्या? तो इस सिद्धांत के अनुसार एपिकल मेरिस्टेम के 2 स्तर पाए जाते हैं। बाहरी स्तर को ट्यूनिका और आंतरिक स्तर को कार्पस कहा जाता है। ट्यूनिका एक प्रोडर्म बनाती है जो स्टेरना को जन्म देती है। स्टेरना आप सभी को पता होगा। कार्पस जो होता है ये आंतरिक द्रव्यमान है जो प्रोकैम्बियम और स्थलीय मेरिस्टेम बनाने में विभाजित होती है। बनाने के लिए क्या होती है? विभाजित होती है। ठीक है, और ये दिया किसने था? स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के 50 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। एक वीडियो आपको और एंजियोस्पर्म का मिल जाएगा, तो उसको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी चैनल पे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जूलॉजी और बॉटनी के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखें। थैंक यू।